हेलो एवरीवन। वेलकम टू द न्यू सीरीज। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे आप अपने किसी भी एग्जाम के लिए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज अपन डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की स्टडी कर सकते हो। तो हाउ टू स्टडी जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। आप कोई से भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। कोई सा भी एग्जाम उठा के देखो, इस सब्जेक्ट का जो वेटेज रहता है ये काफ़ी ज़्यादा रहता है और बहुत वाइड वैरायटी से क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। अब इतने वाइड वैरायटी में क्वेश्चन इससे क्यों पूछे जाते हैं, इसका मेजर रीज़न ये है कि इस सब्जेक्ट में जो टॉपिक्स हैं ये बहुत सारे हैं। इसका मतलब है सब्जेक्ट जो है ये कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा है। और क्योंकि इतना बड़ा सब्जेक्ट है इसमें टॉपिक्स भी बहुत सारे हैं और हर टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंस लेके चलता है। इसलिए हर टॉपिक से आपको देखने को मिलता है कि क्वेश्चन इसमें से पूछ लेते हैं। दैट इज वाई सब्जेक्ट का जो वेटेज होता है ये कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होता है और अच्छे रिस्पेक्टेबल अमाउंट में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस का लेवल जैसे डिपेंड करता है कि आप कौन सा एग्जाम यहाँ पर दे रहे हो। एसएससी लेवल की बात करोगे या ईएससी की बात करोगे तो मॉडरेट्स के आसपास का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन गेट एग्जाम वगैरह की आप प्रिपरेशन करते हो तो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी इसके ऊपर पूछ जाता है। कई बार इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में भी इसके ऊपर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स पूछा है। अब बेसिकली जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो डेफिनेटली आपके एग्जाम के हिसाब से वेरी करता रहता है, आप जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो। लेकिन इसका जो थ्योरेटिकल कंटेंट है या जो इसका सिलेबस है ये आपके हर एग्जाम में सेम होता है। इसका मतलब है कि अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करते हो, डिटेल में अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो आपको कोई सा भी एग्जाम यहाँ पर क्रैक करने में डिफिकल्टी नहीं जाएगी एज फार एज दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज कंसर्न। तो बेसिकली हमारा जो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, अभी मैं आगे आपको इसका सिलेबस भी दिखाऊंगा और क्या एक अप्रोच होनी चाहिए एक बिगिनर स्टूडेंट की और क्या अप्रोच होनी चाहिए एक पास आउट स्टूडेंट की जिसने पहले भी ये सब्जेक्ट पढ़ा है, इसको अपन यहाँ पर देखेंगे। किस तरीके से आप इस सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हो इसके बारे में भी हम बात करेंगे और टोटल कितना टाइम आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इसके ऊपर। रेफरेंस बुक आप यहाँ पर कौन सी यूज़ कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्या इंपॉर्टेंस है, सारी बातें अपन इस वीडियो में करेंगे। तो आप इस वीडियो को थोड़ा टाइम निकाल के बिल्कुल देखिए, अगर खास तौर पे आप पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हो तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। एक राइट डायरेक्शन आपको यहाँ से मिलेगा कि सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो। तो बेसिकली हमारा ये जो सब्जेक्ट है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये सॉइल मैकेनिक्स में और दूसरा जो इसका पार्ट होता है ये कहलाता है फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग इस दो पार्ट में आपका ये जो पूरा सब्जेक्ट है ये डिवाइडेड है। ठीक है, कई बार अपन इसको सॉइल मैकेनिक्स भी बोलते हैं लेकिन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का मतलब है यहाँ पर अपन सॉइल मैकेनिक्स की भी बात करेंगे और साथ में फाउंडेशन, क्योंकि फाउंडेशन इंजीनियरिंग वाला पार्ट भी आपका कहीं ना कहीं सॉइल से रिलेटेड ही होता है। तो आप इन दोनों को कंबाइन करके जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग बोल सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको इसका एक बेसिक सिलेबस दिखा देता हूँ जो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर आप रेफर कर सकते हो इस पूरे सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आप यहाँ पर देख सकते हो विच इज ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड इंडेक्स प्रॉपर्टी। तो जब भी अपन कोई से भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सॉइल, अब सॉइल आपका देखा जाए तो एक तरह का मटेरियल है जो एक इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करता है फ्लूइड और सॉलिड के बीच में। ठीक है, तो सॉलिड मैकेनिक्स के ऊपर हमारे पास एक पूरा सब्जेक्ट होता है जिसको आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के नाम से भी जानते हो। फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर हमारा एक सेपरेट सब्जेक्ट होता है जिसमें अपन फ्लूइड के बारे में पूरा डिस्कस करते हैं। अब जो सॉइल होता है ये दोनों का एक इंटरमीडिएट सब्जेक्ट है, इसलिए आपको इस पूरे सिलेबस में या इस पूरे कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन में बहुत सारी चीजें आपको ऐसी देखने को मिलेगी जो फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ कंसर्न्ड है और बहुत सारे टॉपिक्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो सॉलिड मैकेनिक्स से आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से कंसर्न्ड है, क्योंकि ये जो मटेरियल है आपका ये दोनों की एक इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कि अपन कोई सा भी सब्जेक्ट जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उस पूरे सब्जेक्ट में जो मटेरियल है हमारा उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आप लोग सॉम भी पहले पढ़ते हो तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होता है कि भैया व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। तो वहां पर आप अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ते हो, स्ट्रेस पढ़ते हो, स्ट्रेन पढ़ते हो, इलास्टिसिटी पढ़ते हो, टफनेस पढ़ते हो, है ना, डक्टिलिटी पढ़ते हो, मेलेबिलिटी पढ़ते हो, हिस्टैरिसीस के बारे में पढ़ते हो। बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको वहां पर बता रखी है। वैसे सॉइल के रिस्पेक्ट में अगर आपको यहाँ पर जानना है तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सॉइल आता कहाँ से है और कितने तरह के सॉइल एग्जिस्ट करते हैं और सॉइल में कौन कौन सी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलती है। अब जो प्रॉपर्टी आपको सॉइल में देखने को मिलती है ये सिर्फ सॉइल के लिए ही डिफाइंड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल वॉइड रेशियो हो गया, पोरोसिटी हो गया, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गया, ये सारी जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है इसको अपन सॉइल मैकेनिक्स या सॉइल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिफाइन करते हैं। तो स्पेसिफिकली आपके सॉइल के लिए सारी प्रॉपर्टीज जो होती है डिफाइंड होती है।
तो सबसे पहला काम तो आपको ये है कि भैया सॉइल का ओरिजिन कैसे हुआ, कितने तरह के सॉइल एग्जिस्ट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब जब एक बार आपको सॉइल के बारे में जानकारी हो जाए कि भैया सॉइल ऐसे बनता है और कितने तरह के सॉइल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वो क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, कैसे वो बाकी सारे सॉइल से सेपरेटेड है, ये सब आपको अगर एक बार मालूम पड़ जाए, तब आप उसकी इंडेक्स प्रॉपर्टी और इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो बेटा टॉपिक है इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता तो आप इसके आगे वाले कोई भी चैप्टर को नहीं पढ़ पाओगे। अच्छा, शुरू में एक बात मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको सॉइल मैकेनिक्स बेटा पढ़ना है या जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ना है, तो आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो हमेशा टॉप टू बॉटम होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको कभी भी रैंडमली कोई सा भी टॉपिक उठा के नहीं पढ़ना, वो आपको समझ में आएगा ही नहीं। जैसे जनरली क्या होता है, हम कभी प्लस क्लास भी लेते हैं या सब्जेक्ट वगैरह अपन पढ़ाते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन बाद में लिया होता है, वो बीच में क्लास में आते हैं और पूछते हैं सर अगर यहाँ से अपन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या। मेरे को बाकी सब्जेक्ट के बारे में तो अभी मैं कुछ डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में ऐसा करते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब है कि आप अगर कोई सा भी टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आपको बाकी पहले वाले टॉपिक्स आना ही चाहिए। जब तक आपको बाकी पहले टॉपिक्स नहीं आएंगे, आप नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ ही नहीं पाओगे, आपको रिलेटिविटी यहाँ पर एस्टेब्लिश करते बनेगी ही नहीं। बिकॉज हर टॉपिक जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। ईच एंड एवरी टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। आप यहाँ पर कोई सा भी कॉन्सेप्ट अपने आप नहीं समझ पाओगे। तो सबसे पहले आपको इस टॉपिक को तो पढ़ना ही पड़ेगा बेटा। बिकॉज यहाँ पर जो प्रॉपर्टी अपन यूज करते हैं, चाहे वॉइड रेशियो हो, चाहे पोरोसिटी हो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो, डेंसिटी हो, फिर आपका यूनिट वेट हो, है ना, जितनी भी चीजें अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, वाटर कंटेंट वगैरह है, वो सारी की सारी चीजें आपको आगे वाले टॉपिक्स में यूज करना ही करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एज अ मटेरियल सबसे पहले आपको उसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अब जैसे ही आपको उसकी सारी प्रॉपर्टी मालूम पड़ती है, आप यहाँ पर सॉइल क्लासिफिकेशन पढ़ सकते हो। ठीक है, सॉइल क्लास, अच्छा, इस वाले टॉपिक में अपन क्या करते हैं, बहुत सारे लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में भी जानकारी निकालते हैं कि कोई सा भी अगर हमारा प्रॉपर्टी है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर कंटेंट है, या अगर अपन यहाँ पर देखें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है, डेंसिटी है, बल्क डेंसिटी है, ड्राई डेंसिटी है, यूनिट वेट है, रिलेटिव कॉम्पैक्शन है, ये सारी चीजें अपन लेबोरेटरी में कैसे निकाल सकते हैं, इसके ऊपर हमारे पास बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल भी होते हैं। तो वो सारे टेस्ट आपको यहाँ पर आने चाहिए। उसके बाद आपको एग्जैक्टली वो प्रॉपर्टी क्या जस्टिफाई करना चाहती है सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको पता चलेगा। ठीक, एक बार जब आपने इसको पढ़ लिया, आप यहाँ पर सॉइल क्लासिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ठीक, अब अलग अलग चीजों के, जैसे अपन हमेशा इस बात की डिस्कशन करते ही हैं, आप अगर किसी भी चीज को क्लासिफाई करते हो आपको उसका बेस पता होना चाहिए। तो बहुत सारे अलग अलग तरीकों से अपन यहाँ पर सॉइल को क्लासिफाई करते हैं। तो एक बार आपको सॉइल को क्लासिफाई करना आ गया, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर आपको सॉइल के प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके नेचर के बारे में और जानकारी हो जाती है। इसको क्लासिफाई अपन पार्टिकल साइज के बिहाफ में करते हैं, फाइननेस के बिहाफ में करते हैं, हाईवे रिसर्च बोर्ड के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, यूएस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अलग क्लासिफाई करते हैं। तो इन सब के पीछे क्या क्या क्राइटेरिया होता है ये आपको पता होना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर आप सॉइल को क्लासिफाई कर रहे हो तो एक तरीके से आप यहाँ पर सॉइल को आइडेंटिफाई करना भी सीख जाओ। एक पर्टिकुलर सॉइल में क्या प्रॉपर्टी होती है जो उसके आइडेंटिफिकेशन, जैसे इंडेक्स प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखा ही है, आप यहाँ पर इसको समझ पाओ। एक बार जब आपको यहाँ पर सॉइल क्लासिफिकेशन के बारे में जानकारी हो गई, आप यहाँ पर परमेबिलिटी पहले पढ़ सकते हो या कॉम्पैक्शन पहले पढ़ सकते हो। देखो, सॉइल मैं जैसे पढ़ाता हूँ तो सॉइल क्लासिफिकेशन के बाद जनरली मैं यहाँ पर कॉम्पैक्शन को डिस्कस करता हूँ, क्योंकि कॉम्पैक्शन जो है इसमें एक पूरा सेपरेट टॉपिक आपका ऐसा है जिसमें सिर्फ इंडेक्स प्रॉपर्टीज की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसके अलावा ये पूरा टॉपिक यहाँ पर हाईली कॉन्सेप्चुअल है और बहुत सारी चीजों को यहाँ पर लेके चलता है। बेसिकली कॉम्पैक्शन का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्शन का मतलब होता है कि सॉइल के वॉइड्स में से जितनी एंट्रैप्ड एयर है उसका एक्सपल्शन। क्योंकि हमें शुरू से पहले वाले टॉपिक से ये बात पता चल जाती है कि सॉइल हमारा एक फेज सिस्टम होता है, और सॉइल में आपको सॉलिड और वॉइड्स देखने को मिलते हैं, और वॉइड्स के अंदर एयर या वाटर में से कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है। तो उस वॉइड में से एयर के बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है, इसको अपन टेक्निकली बोलते हैं कॉम्पैक्शन। अब कॉम्पैक्शन को गवर्न करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कॉम्पैक्शन को समझने के लिए बहुत हाई टेक्निकल नॉलेज की भी आपको जरूरत पड़ती है। इसलिए आप इसके बाद चाहो तो कॉम्पैक्शन टॉपिक को सेपरेटली पढ़ सकते हो, यू कैन स्टडी दिस टॉपिक सेपरेटली। आपको यहाँ पर कुछ कुछ इंडेक्स प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट। एक बार कॉम्पैक्शन आपने पढ़ लिया, इसके बाद आप यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस पढ़ सकते हो, आप परमेबिलिटी पढ़ सकते हो, और आप यहाँ पर सीपेज पढ़ सकते हो। ठीक, कहने का मतलब है कॉम्पैक्शन के बाद आप यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस पढ़ लीजिए,
आप यहाँ पर परमेबिलिटी पढ़ लीजिए, फिर आप यहाँ पर सीपेज पढ़ लीजिए, बिकॉज ये तीनों चैप्टर जो हैं, इन तीनों चैप्टर में आपस में हाईली इंटरकनेक्शन है। ठीक है, आप इफेक्टिव स्ट्रेस अगर पहले पढ़ते हो तो आपको सीपेज बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, और यहाँ पर भी अपन को परमेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना ही पड़ता है, तो आपको ये टॉपिक भी यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इट इज रिकमेंडेड कि आप इन तीन टॉपिक को इसी तरीके से पढ़ो, या इफेक्टिव स्ट्रेस पहले पढ़ सकते हो, फिर परमेबिलिटी पढ़ लो, फिर सीपेज पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये तीनों टॉपिक बेटा एक साथ ही होने चाहिए। आप इसमें सीक्वेंस को इस तरीके से एडजस्ट करो, या तो इफेक्टिव स्ट्रेस पहले पढ़ लो, या तो परमेबिलिटी पहले पढ़ लो। सीपेज पहले मत पढ़ना, सीपेज पहले पढ़ोगे तो आपको डिफिकल्टी जाएगी। इन दोनों में से आपकी इच्छा, आप कोई सा भी टॉपिक पहले पढ़ सकते हो। जैसे मैं जनरली परमेबिलिटी पहले पढ़ाता हूँ, उसके बाद अपन इफेक्टिव स्ट्रेस को पढ़ते हैं, उसके बाद अपन सीपेज को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको पढ़ सकते हो। ठीक, अगर मान लो आप ये वाला सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो, तो आप कॉम्पैक्शन को बाद में भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आप सॉइल क्लासिफिकेशन के बाद भी कॉम्पैक्शन पढ़ सकते हो, आप यहाँ पर इन तीनों टॉपिक के बाद भी कॉम्पैक्शन पढ़ सकते हो, ये आपकी इच्छा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, हाईली कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, अब परमेबिलिटी, इफेक्टिव स्ट्रेस, सीपेज, ये तीनों टॉपिक आपस में रिलेटेड, तो आपको इन तीनों को एक साथ पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने परमेबिलिटी ठीक से नहीं पढ़ा, अगर आपने इफेक्टिव स्ट्रेस को ठीक से नहीं पढ़ा, आपको कंसोलिडेशन वाला टॉपिक समझ में आ ही नहीं सकता। कोई चांस ही नहीं है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए। इसका मतलब है कि अगर आप इस टॉपिक पे आना चाहते हो, तो आपको शुरू से लेके यहां तक के जितने भी टॉपिक, इनफैक्ट थोड़ा बहुत कॉम्पैक्शन के बारे में हल्की फुल्की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, क्योंकि शुरू शुरू में इंट्रोडक्शन के टाइम पे अपन इसकी भी बात करते हैं। ठीक है, इन टॉपिक्स के बिना, मतलब खास तौर पे ये जो आपका परमेबिलिटी है और इफेक्टिव स्ट्रेस है, इन दोनों टॉपिक के बिना आपको कंसोलिडेशन वाला टॉपिक समझ में आ ही नहीं सकता, मतलब कोई चांस ही नहीं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस वाले टॉपिक की नॉलेज नहीं है, आपको शेयर स्ट्रेस वाला टॉपिक समझ में आ ही नहीं सकता, नो चांस। इसलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि सॉइल में कोई से भी टॉपिक को बेटा आप बीच में से मत पढ़ना, हमेशा आप पार्ट टू होल की अप्रोच अपनाओ, और तभी आपको यहाँ पर सही तरीके से टॉपिक समझ में आए। अब जनरली एक छोटी सी मान्यता होती है कि जैसे अपन यहाँ तक का जो टॉपिक है हमारा, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, तो शेयर स्ट्रेस तक के जो हमारे टॉपिक होते हैं, जनरली इसको अपन सॉइल मैकेनिक्स पार्ट 1 या इसको जियो सॉइल मैकेनिक्स के पोर्शन में अपन लेके चलते हैं। इसके बाद जितने भी आपके यहाँ से टॉपिक्स दिख रहे हैं, इसको अपन फाउंडेशन इंजीनियरिंग वाला पार्ट बना देते हैं। फिर आपके दिमाग में एक और बात आएगी, सर कि अगर अपन सॉइल मैकेनिक्स पहले नहीं पढ़ रहे हैं, क्या आप फाउंडेशन इंजीनियरिंग पहले पढ़ सकते हैं? नो चांस। स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, एक्टिव प्रेशर अर्थ प्रेशर, एक्टिव पैसिव अर्थ प्रेशर, शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, इन सारे टॉपिक्स में आपको शियर स्ट्रेस की, इफेक्टिव स्ट्रेस की, परमेबिलिटी की, इन सब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। इसका मतलब है कि आप डायरेक्टली फाउंडेशन वाले पार्ट में भी जंप नहीं कर सकते। ठीक है, और सॉइल के बाकी सारे टॉपिक्स आप तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक आपको इंडेक्स प्रॉपर्टी वाला टॉपिक क्लियर नहीं। तो यू हैव टू स्टडी द टॉपिक इन सीक्वेंस, एंड देन ओनली यू विल हैव द बेटर आइडिया और बेटर क्लैरिटी ऑफ द सब्जेक्ट। तो अगर आप सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो, आपको यही सीक्वेंस में इसी तरीके से, इतने सिंसियरिटी के साथ और पेशेंटली आपको ये सब्जेक्ट्स को यहाँ पर, मतलब टॉपिक्स को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। जनरली अपन जब परमेबिलिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक टॉपिक अपन और इंट्रोड्यूस कर देते हैं, विच इज कैपिलैरिटी ऑफ। ठीक है, अब कैपिलैरिटी में भी अपन बहुत कॉन्सेप्चुअल बातें करते हैं यहाँ पर, तो ये भी मैंने क्लास में आपको सेपरेटली पढ़ाया हुआ है। आप चाहो तो इसको किसी एक टॉपिक का पार्ट बना के भी कर सकते हो, लेकिन मैं इस टॉपिक को सेपरेटली डील करता हूँ। इसके अंदर अपन कैपिलैरिटी के इफेक्ट को अच्छे से समझते हैं, कैपिलरी टेंशन को अपन यहाँ पर समझते हैं, सॉइल मॉइस्चर को अपन यहाँ पर समझते हैं, कैपिलैरिटी के क्या क्या प्रैक्टिकल फिनोमिना होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, उनकी स्टडी अपन यहाँ पर डिटेल में करते हैं। तो अगर आपको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में कमांड हासिल करना है बेटा, आपको यही सीक्वेंस में सारे टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा। अब ये अप्रोच आपको अपनानी है अगर आप सबसे पहली बार इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो। जस्ट इन केस आप अगर पास आउट स्टूडेंट हो, या आपने पहले कभी एग्जाम की तैयारी करी है और आपने ये सारे टॉपिक्स अगर एक बार पढ़े हैं, तब आप एक छोटा सा रिस्क यहाँ पर ले सकते हो कि जिन टॉपिक्स में आपको डिफिकल्टी है, आप उन टॉपिक्स को यहाँ पर पहले पढ़। लेकिन अगर आप डेडिकेटेडली फर्स्ट टाइम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो और अपना कंटेंट और अपना कॉन्सेप्ट जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, आपको यही सीक्वेंस में ईमानदारी से पूरे सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। दूसरा, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बेटा जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, वो है पेशेंस। ठीक है, इस सब्जेक्ट को अगर आप सीखना चाहते हो, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बेटा कि सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, सब्जेक्ट हाईली इंटरेस्टिंग है, और हर सिविल वालों को इस सब्जेक्ट के ऊपर अच्छा कमांड होने चाहिए, जो कि होता भी है। बच्चे कभी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करते, क्योंकि इसका वेटेज भी ज्यादा होता है और क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं इसमें से, तो उस सब्जेक्ट को सब सब बच्चे पढ़ते ही हैं।
लेकिन आपको अगर ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना है बेटा तो आपको पेशेंस की बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि चीजें कई बार ऐसी भी होती कि आपको समझने में टाइम लगे। और सब टॉपिक्स आप खुद ही देखो इतने सारे, अगर मान लो मैं ये सारे टॉपिक्स को इंडिविजुअल कर दूं तो करीब करीब 15 टॉपिक्स आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ने, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, इससे पढ़ाने, जैसे हम एज एन एजुकेटर भी हमें सब्जेक्ट पढ़ाने में बहुत टाइम लगता है, और आप अगर इसको पढ़ रहे हो तो आपको भी समय लगेगा ही लगेगा, तो आप शॉर्टकट से सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते। पहले आपने अच्छे से अगर पढ़ लिया है, आपका कमांड अच्छा है, आपको कॉन्फिडेंस अच्छा है, ठीक है, तब आप भले यहाँ पर शॉर्ट नोट्स या जो भी आप यहाँ पर तरीके अपनाते हो आप उससे पढ़ सकते हो। लेकिन सीखना है अगर आपको इस सब्जेक्ट, तब आपको डेफिनेटली इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट टू बी रेफर्ड। इस सब्जेक्ट में बहुत सारे आपको फॉर्मूले भी देखने को मिलते हैं। इस सब्जेक्ट में आपको, अच्छा फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो स्टैंडर्ड रिलेशनशिप्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, आपको मैं कुछ मैथमेटिकल लॉज के बारे में भी यहाँ पर बता सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं। और बहुत सारे बेटा यहाँ पर एम्पेरिकल फॉर्मूले भी। तो तीन तरीके से यहाँ पर फॉर्मूले भी आपको देखने मिलते हैं, जो कि बहुत सारे हैं। मतलब हर चैप्टर में आपको कई सारे फॉर्मूले देखने को मिलते हैं। दूसरा, इसमें आपको बहुत सारा स्टैंडर्ड टेबल भी याद करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड टेबल मतलब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ फैक्चुअल डेटा। तो किसी भी चीज की जो स्टैंडर्ड, और खास तौर पे जो आपके ए और जेई के पेपर होते हैं उसमें तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज जो होती है वो डायरेक्टली उठा के पूछ लेता है। तब ये सब टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको अगर वैल्यू नहीं याद है या अगर आप कंफ्यूज हो तो आपको क्वेश्चन को फिर अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहिए। अगर क्वेश्चन देखते ही वो वैल्यू आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर जाती है, आप उस क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हो। लेकिन अगर आपको टेबल्स याद नहीं है और अगर टेबल से रिलेटेड कोई सा भी सवाल आया, आप उस समय अगर उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, बेटर लीव दैट क्वेश्चन। बिकॉज कोई से भी एग्जाम की अगर आप बात करो तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है, जो आपके रैंकिंग को पीछे कर देती है। ठीक है, ऐसा कोई काम आपको नहीं करना जिसके कारण आपकी जो रैंकिंग है वो पीछे हो जाए या आपके जो मार्क्स है वो नेगेटिव हो जाए। ठीक है, डोंट नीड टू डू दैट। आपको फॉर्मूले यहाँ पर अच्छे से याद रखने हैं, बिकॉज बहुत सारे जो स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं वो स्ट्रेट अवे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। खासतौर पे आप सबके जो ए के पेपर होते हैं उसमें हमने खुद ही आपको इतने सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, आपको एक आइडिया लग गया हो। दूसरा, इस सब्जेक्ट में कन्वेंशनल क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं। मतलब बड़े बड़े क्वेश्चंस जो होते हैं, खासतौर पे जो आपके ये सारे टॉपिक्स हैं, परमेबिलिटी है, सीपेज है, इफेक्टिव स्ट्रेस है, कंसोलिडेशन है, शेयर स्ट्रेस है ना, फिर आपका एक्टिव पैसिव अर्थ प्रेशर है, फाउंडेशन है। इन सब टॉपिक में से कई बार क्या होता है कि आपको कन्वेंशनल सवाल भी देखने को मिलते हैं जो आपके कन्वेंशनल पेपर्स में पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ रहे हो तो मेरी आपको सलाह यही रहेगी, आप यहाँ पर कन्वेंशनल अप्रोच अपनाना पढ़ते टाइम पे। ठीक है, क्योंकि अगर आप उस टॉपिक के ऊपर अच्छा कमांड लाना चाहते हो, अगर आपको उसका अच्छा फील चाहिए, प्रोवाइडेड समय भी आपके पास अगर अच्छा अवेलेबल है, यू शुड गो बाय द कन्वेंशनल अप्रोच ऑल्सो। मतलब हमने क्लास में आपको जो भी कन्वेंशनल क्वेश्चन करवाए हैं उसको बिल्कुल इग्नोर मत करिए। अब उसको करने से बस फायदा क्या होता है कि अभी अभी जो भी थ्योरी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा उस कॉन्सेप्ट की एग्जैक्ट नॉलेज आपको उस क्वेश्चन में अप्लाई करते हुए मिल जाए। ठीक है, तो आपने जो सीखा उसका प्रॉपर एप्लीकेशन आपको दिख जाता है। कल को अगर आप कोई और बड़ा एग्जाम क्लियर करते हो, अगर आपको कन्वेंशनल पेपर देना हो, चाहे आपका सिविल सर्विस का पेपर हो, चाहे आपका ईएससी का पेपर हो, उसमें आपको डेफिनेटली ये अप्रोच अपनानी पड़ेगी। और इसके ऊपर सवाल बहुत पूछता है बेटा। इनफैक्ट जो आपके कन्वेंशनल पेपर भी होते हैं वहां पर एज पर द प्रीवियस डेटा यही सब्जेक्ट की मैक्सिमम वेटेज निकल के आती है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हमेशा मैक्सिमम होता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ टाइम ये सब्जेक्ट आपका मैक्सिमम वेटेज का। तो बेटर है कि आप जब सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो एक बार पढ़ो, लेकिन पूरा सब्जेक्ट पढ़ लो जो आपके हर एग्जाम के लिए सूटेबल हो। ठीक है, डिफरेंस जैसे मैंने शुरू में भी आपको बताया सिर्फ क्वेश्चंस के लेवल का होता है। आप सेम थ्योरी को एसएससी जेई के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, सेम थ्योरी आपके आरआरबी जेई के लिए भी एप्लीकेबल है, सेम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट गेट के लिए भी एप्लीकेबल है, ईएससी के लिए भी एप्लीकेबल है, हर एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। तो थ्योरी में कोई चेंज नहीं है बेटा। आप एक बार थ्योरी अच्छे से पढ़ लो, फिर आप अपने टारगेटेड एग्जाम के पीवाईक्यूज यहाँ पर सॉल्व करो, फिर आप इस सब्जेक्ट का टेस्ट दे दो, आपका कमांड और बढ़ जाएगा। तो चाहे बिगिनर हो चाहे पास आउट हो, अप्रोच यही होनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपने पहले सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप कोई भी रैंडम टॉपिक उठा के पढ़ सकते हो जिसमें भी आपको डाउट है। लेकिन पहली बार पढ़ रहे हो, एक एक टॉपिक आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मैंने जो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाया है तो मैंने अनअकैडमी प्लस के ऊपर ये सब्जेक्ट 2 बार पढ़ा दिया है। ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कुछ 200 आवर्स का आपको कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया है इस पूरे सब्जेक्ट का। ठीक है, तो 200 घंटे करीब मैंने आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया है, और बहुत ही डिटेल में मैंने एक एक चीज़ यहाँ पर कवर करी है। आप चाहो तो टेलीग्राम लिंक पे या टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे नोट्स भी देख सकते हो, तो नोट्स अवेलेबल है वहाँ पर, तो वहाँ से आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि मैंने किस लेवल का कंटेंट आपको दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और वो आपके किसी भी एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। मतलब उतना भी आप पूरा नहीं पढ़ पाओगे, इतना ज्यादा है।
ठीक है, अब इतना ज्यादा कंटेंट क्यों दिया मैंने यहाँ पर भैया? ऑब्वियस सी बात है, जैसा सब्जेक्ट है पढ़ना भी वैसे ही पड़ता है। ठीक है, कोई भी चीज अगर मैं यहाँ पर मिस कर दूंगा और वहां से सवाल अगर पूछ लेगा तो आप उसको आंसर नहीं कर पाओगे। तो मैंने अपनी तरफ से सारी चीजें यहाँ पर कवर करी है, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव टॉट। जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो ये बात जानते भी हैं, रिलेट भी कर सकते हैं सारी चीजों को। आप अगर एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सेम थ्योरी को एसएससी जेई में अप्लाई करो। और एसएससी जेई के पीवाईक्यूज मैंने अलग से करवा रखे हैं। यूट्यूब पे मैंने जियो टेक के ऊपर बहुत क्वेश्चंस करवाए, मतलब कुल मिला के मैंने एई लेवल की अगर मैं बात करूं तो मैंने मोर देन आपको 300 क्वेश्चंस यहाँ पर करवाए, सिर्फ इसी सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं। बहुत क्वेश्चंस करवाए हर चैप्टर। यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, स्पेशल क्लास में भी अवेलेबल है, प्लस क्लास में भी अवेलेबल है, तो खूब सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने खुद ही आपको इतने क्वेश्चन करवा रखे हैं कि इसके अलावा आपको और कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़े। ठीक, चलो अब दूसरी बात अपन करते हैं कि सर अगर हमें इस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई रेफरेंस बुक अगर पढ़नी है, ठीक है, तो मैं फिर से आपको बोलूंगा कि आपको कोई रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जो कंटेंट दिया हुआ है वो 2-3 बुक का मिक्सचर है। आप उसको ही अगर पढ़ लो तो मोर देन सफिशिएंट है, वो भी एक बुक की तरह आप ट्रीट कर सकते हो। बट स्टिल अगर आप यहाँ पर जानना चाहते हो बुक के बारे में, तो कुछ बुक्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक है। जैसे सबसे फेवरेट है मेरी गोपाल रंजन, एक्सट्रीमली, मतलब इतनी बढ़िया बुक है ये कि आपको इससे पढ़ के बहुत मजा आए। ठीक है, तो गोपाल रंजन की बुक बहुत ही अच्छी है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सब्जेक्ट को समझाया हुआ है। इसके जो कॉन्सेप्ट है उसको आप हायर स्टडीज में भी यूज कर सकते हो, आपके एग्जाम के लेवल पे तो है ही, लेकिन अब दिक्कत यह है कि भैया आप इस सब्जेक्ट को अगर इस बुक से पढ़ रहे हो तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसी चीजें भी रहती है जो आपको रिक्वायर्ड नहीं होती किसी भी एग्जाम के लिए, जो आपको बुक्स में मिल जाती है। तो उन चीजों को आपको स्किप करना पड़ता है और वो अपने आप आपको पता नहीं चलता, तो उसके लिए आपको एक सलाह लेने की जरूरत पड़ती है किसी एजुकेटर। तो बेटर यही है, आप अगर इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, आप किसी एजुकेटर की गाइडेंस लो। मैं ये नहीं बोला कि मेरे से ही पढ़ो, किसी से भी आप पढ़ सकते हो, सबने पढ़ा रखा है। ठीक है, आप उनकी गाइडेंस लो, उन्होंने क्या टॉपिक्स पढ़ाया वो आप यहाँ पर जरूर देखो, क्योंकि आप अगर अपने आप से बुक पढ़ोगे तो आप कुछ भी चीज को स्किप नहीं कर पाओगे। दूसरा, बुक में जो लैंग्वेज रहती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है किसी भी स्टूडेंट को समझने के लिए। कोई कॉन्सेप्ट अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हो बिल्कुल पढ़ सकते हो, पूरा सब्जेक्ट भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। और उसमें कितना पोर्शन छोड़ना है, कितना पोर्शन आपके काम का नहीं है, वो आप जज नहीं कर पाओ। इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, किसी भी एजुकेटर का लेक्चर फॉलो करना है। जो भी गाइडेंस उन्होंने आपको दिया होगा, आपको उसको फॉलो करते हुए यहाँ पर अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर। ठीक, अपार्ट फ्रॉम गोपाल रंजन, जो बुक आप लोग कॉलेज लेवल पे भी बहुत पढ़ते हो, विच इज पीसी पूर्णिया, अच्छी बुक है। अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी बातें समझाई है, क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं इसमें। इसके अलावा और अगर एडवांस लेवल पे आप जाना चाहते हो तो नरसिम्हा राव की बुक भी बहुत अच्छी है। ये सब आपकी रिसर्च लेवल में भी काफी काम आती है, अगर मान लो आप एमटेक वगैरह करते हो, ठीक है, पीएचडी वगैरह करते हो, तो वहां पर भी आप इन बुक्स में से रेफरेंस ले सकते हो। इसके अलावा एक फॉरेन ऑथर क्रैक की बुक भी आती है, उसको भी रेफर कर सकते हो। अच्छे तरीके से वहां पर कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है। लेकिन अब इन बुक्स को अगर आप पढ़ना चाहते हो बेटा, तो अभी उतना समय आपके पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, एक बार अगर आप रिसर्च ही करना है आपको सब्जेक्ट के ऊपर, तो एग्जाम दे दो, एग्जाम क्लियर कर दो, बहुत समय बचेगा। उसके बाद बुक से पढ़ लो। मैं तो अभी आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे नोट्स ही इतने ज्यादा हैं आपके लिए कि आप उसी को पूरा नहीं पढ़ पाओ अगर आपने ईमानदारी से नहीं पढ़ा तो। क्योंकि 200 घंटा अगर मैंने आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया है, आप खुद ही सोचो कि मैंने कितना कंटेंट उसमें दिया होगा। ठीक है, तो आप मेरे नोट्स को फॉलो करो। उसके बाद इन केस अगर आपको लगता है कि सर कुछ कमी है, तब आप बुक को खोल लो, लेकिन आपको बुक के सारे टॉपिक्स मेरे नोट्स के अंदर से मिल जाए। ठीक, और वो आपके किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। हाँ, ये अलग बात है कि आप उसके बाद पीवाईक्यू अपने टारगेटेड एग्जाम्स के लगा सकते हो। मैंने क्लास में बहुत सारे गेट के क्वेश्चंस भी करवाए हैं, मैंने आपको कन्वेंशनल क्वेश्चंस भी बहुत सारे करवाए हैं, तो आपको एक ही कोर्स के अंदर हर एग्जाम की प्रिपरेशन होती भी दिख जाएगी। अनअकैडमी में मैंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए, ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल आई हैव डिस्कस इन अनअकैडमी प्लस। तो आप मेरे से कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको वो कॉम्प्रिहेंसिव वे में ही मिले, प्रोवाइडेड, मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने आपको ए जेई के बहुत सारे क्वेश्चन हर सब्जेक्ट्स में करवाए, आप इसको बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। ठीक, अब रिवीजन की अगर मैं आप बात करूं यहाँ पर, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि रिवीजन करने के पहले आपका जो सब्जेक्ट है वो पूरी तरीके से एक बार तैयार हो चुका है। और एक बार जैसे ही आपका सब्जेक्ट तैयार हुआ, उसको बहुत कम इंटरवल के अंदर, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, विद इन 10 डेज आप सब्जेक्ट को फिर से रिवाइज करें। ठीक है, अब सेकेंड टाइम जब आप पढ़ोगे तो आपकी स्पीड कंपेरेटिवली यहाँ पर फास्ट होगी। इस बार आपको डेरिवेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली फॉर्मूला देख सकते हो, फैक्टर्स अफेक्टिंग वाली चीजें देख सकते हो, डेफिनेशंस यहाँ पर देख सकते हो, टेबल्स यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर उसके बाद जब आप पढ़ोगे तो आपको पूरा थ्योरी भी वन बाय वन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली फॉर्मूला देख सकते हो, उसका टेबल देख सकते हो, आप उसके सवाल बना सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट आपका रेडी होता है,
एक बार पूरे सब्जेक्ट को देखो, सब्जेक्ट आपका एक बार रेडी हो गया, पूरे सब्जेक्ट को एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। एक बार रिवाइज करने के बाद आपका जो भी एग्जाम है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, चाहे अपना आप लगाओ चाहे मेरा लेक्चर देख के लगाओ, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद आप इस सब्जेक्ट का टेस्ट दे दीजिए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी अवेलेबल। ठीक, इससे क्या होगा कि आपको सब्जेक्ट में कितनी नॉलेज अभी तक आई है, और ऑन द स्पॉट जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप कैसे इसकी नॉलेज को अप्लाई कर पाते हो, ये भी आप यहाँ से सीख जाओ। ठीक है, इस तरीके से आपका कोई सा भी सब्जेक्ट जो है वो तैयार होना चाहिए। ठीक, इसके बाद आपको जो अपना टाइम स्पेंड करना है, जैसे मान लो 200 घंटे मेरे को लग गए, तो आप जब इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ पर 100 से 150 घंटे लगने चाहिए। फिर बाद में जब रिवाइज करोगे तो विद इन 20 to 30 आवर्स आपका सब्जेक्ट जो है वो रिवाइज होना चाहिए। ठीक है, फिर जब आपका एग्जाम आने वाला होगा तब तो विद इन 5 to 10 आवर्स आपको ये पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना है, और तब तो आपको एक दिन में दो दो सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ सकते हैं, तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स यू हैव टू स्टडी पर डे। समझ पा रहे हो बेटा बात यहाँ तक की? ठीक है, तो ये मेरी तरफ से कुछ गाइडेंस थी रिगार्डिंग योर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जो कि मैंने आपको अपनी तरफ से बताया। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, कोई सा भी टॉपिक बेटा अपने आप उठा के मत पढ़ना रैंडमली, सीक्वेंस में पढ़ना, तब जाके आपको सब्जेक्ट का एक्चुअल फील समझ में आएगा और आप सब्जेक्ट के साथ कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर पाओगे। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मजा आएगा आपको इसको पढ़ने में। हो सकता है कि फ्यूचर में आपको अगर रिसर्च करने का मौका मिले तो आप इसके ऊपर रिसर्च भी कर सकते हो, एमटेक कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम में, हर एग्जाम में सब्जेक्ट का जो वेटेज होता है वो काफी रिस्पेक्टेबल होता है, अच्छा वेटेज होता है। कई बार तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, इसको आप बढ़िया तरीके से पढ़ लो। मेरे भी दो दो बार लेक्चर अवेलेबल है अनअकैडमी प्लस पे, बाकी फैकल्टीज ने भी पढ़ा है, आपको जिनसे पढ़ना है आप उनसे पढ़ सकते हो, सभी ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। ठीक है, एक मेजर अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए मैं और करना चाहूंगा। बहुत ही एक अच्छा ऑफर हमने आप लोगों के लिए यहाँ पर निकाला है, तो उसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। आपके अनअकैडमी प्लस के ऊपर जो हमारा सब्सक्रिप्शन है उसमें आप यहाँ पर देख सकते हो कि 6 मंथ्स के कोर्स में हमने डायरेक्टली आपको 6 मंथ्स की एडिशनल वैलिडिटी प्रोवाइड करी है। इसका मतलब है कि 6 महीने के कोर्स में आपको डायरेक्टली 12 महीने की वैलिडिटी यानी 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी एट अ प्राइस ऑफ ₹5,490। अगर आप यहाँ पर 12 महीने का यानी 1 साल का कोर्स परचेस करते हो तो आपको इसमें 12 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर इन टोटल आपका ये 24 मंथ्स का कोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो 1 साल की एडिशनल वैलिडिटी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करें, जो कि बहुत ज्यादा होता है, और सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना है, 6,499 पे करना है। तो इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 1 साल का डिफरेंस है और यहाँ पर 1,000 का डिफरेंस है। तो 1,000 अगर आप ज्यादा देते हो तो आपको पूरे साल भर का कोर्स जो है वो एडिशनल मिल जाएगा। और सबसे बेस्ट है, अगर आपने 7,499 में 24 मंथ्स का कोर्स परचेस किया यानी 2 साल का कोर्स परचेस किया, तब तो डायरेक्टली आपको ये 36 मंथ्स यानी इसमें भी आपको 1 साल एक्स्ट्रा मिल जाए। ठीक है, तो अगर इन दोनों में आप देखोगे तो इन दोनों में यहाँ पर कितना है बेटा, यहाँ पर अगेन 1,000 ज्यादा है, लेकिन अगेन आपको यहाँ पर 1 ईयर एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाएगी। अब ये जो स्पेशल ऑफर है बहुत लिमिटेड समय के लिए एप्लीकेबल है, और ये ऑफर दोबारा अनअकैडमी पे नहीं आएगा, जिसमें हम डायरेक्टली आपको एक एक साल का एक्सटेंशन यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने प्रिपरेशन के हिसाब से यहाँ पर प्लान कर सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर आप इस कोर्स को परचेस करोगे तो आपको इसके अलावा और कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। हमने सारे टॉपिक्स को यहाँ पर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में करवाया, इनफैक्ट मैंने सारे सब्जेक्ट्स आपको इस गोल में पढ़ा दिए। गेट गोल में भी मेरे सब्जेक्ट्स है, लेकिन इस गोल में मैंने सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए, और एसएससी जेई को ध्यान में रखते हुए नहीं है, पूरा सब्जेक्ट आपको डिटेल में पढ़ाया है। आप इसको किसी भी एग्जाम के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो डिस्काउंट है इसके लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो पीबी सिविल, तो ये कोड लगा के आप अनअकैडमी के ऊपर किसी भी सब्सक्रिप्शन को अवेलेबल डिस्काउंट्स में परचेस कर सकते हो। अगर मैं आपको सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी दूं तो हमारा, अच्छा अभी एसएससी जेई सीबीटी 2 के लिए हमारा प्रैक्टिस प्रोग्राम बैच 15 तारीख से लॉन्च हो रहा है। ठीक है, 8 बजे से है ना आपका कोर्स यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, और इसमें हम लोग आपके क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो क्वेश्चंस के लिए बेटा आपको कहीं यहाँ वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, हमने ऑलरेडी आपको इतने क्वेश्चन करवा रखे हैं कि सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, आपको हमारे अलावा और कोई क्वेश्चंस को करने की जरूरत नहीं, जितना हम करवा रहे हैं उतना सफिशिएंट। टेस्ट आपको देना होगा तो इसके अलावा आप टेस्ट दे सकते हो। 999 में सेपरेटली हमारा ये कोर्स अवेलेबल है। आप अगर ऑलरेडी हमारे एसएससी जेई के सब्सक्राइबर हो तो आपको ये कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा। अगर आप डिस्काउंट वाले सब्सक्रिप्शन को यहाँ पर परचेज कर दो तब भी आपको ये बैच ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा, और इसको अगर आप सेपरेटली भी परचेज करना चाहते हो, सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप इसको कर सकते हो। मेरे भी 2-3 सब्जेक्ट इसमें आए।
ठीक है। अभी 30 नवंबर को हमारा नया बैच भी स्टार्ट हुआ था, मैंने इरिगेशन स्टार्ट किया था यहाँ पर। इसके अलावा आपका नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। नया बैच जो है हमारा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 20th को आने वाला है, इसमें मैं आप लोगों के लिए हाइड्रोलॉजी का सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा। ये भी मैंने पहले पढ़ा दिया, दोबारा रिपीट ही करूंगा। इसके अलावा अगर आप ये वाला बैच हमारा परचेस करते हो तो आपको आरआरबी जेई का सब्सक्रिप्शन भी एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा। तो सिर्फ आपके 7,499 में 3 साल का कोर्स मिल रहा है आपको। ऊपर से आरआरबी भी कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है इसमें। आपका जो बीटीएससी जेई है वो भी इसी के अंदर मिल जाएगा आपको। हरियाणा पीएससी का भी इसी के अंदर मिल जाएगा, आसाम पीएससी का भी इसी के अंदर मिल जाएगा। मतलब सारे जो आपके अपकमिंग कोर्सेज है वो सारे के सारे इसी के अंदर आपको बंडल्ड अप होके मिल जाएंगे। तो एक सब्सक्रिप्शन लो, सारी चीजें आपको अलग से मिल जाएगी। ठीक है। अगर सेपरेटली परचेस करना है तो भी कर सकते हो बेटा। हर जगह आपको रेफरल कोड मेरा यूज करना है पीबीसी, आपको डिस्काउंट मिल जाए। आप अगर सिर्फ नॉन टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हो आरआरबी सीबीटी 1 के लिए, तो भी आप ले सकते हो। ठीक है, उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक, इसके अलावा अगर आपको सिर्फ टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना तो वो भी ले सकते हो। बीटीएससी का सेपरेट कोर्स परचेस करना है तो भी परचेस कर सकते हो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है, कोड आपको मेरा पीबी सिविल यूज करना है। ठीक। और अगर आप यहाँ पर एसएससी के सब्सक्राइबर हो तो ये सारे बैचेस आपको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको, जैसे आसाम पीएससी का भी इसी में मिल जाएगा आपको। ठीक है, हरियाणा पीएससी का भी आपको इसी में मिल जाएगा, सब कुछ अवेलेबल है एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर। तो लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर वैलिड है आपका, उसको परचेज कर लीजिए। और जितने भी आपके एग्जाम है, जो भी टेक्निकल एग्जाम आप यहाँ पर देने वाले हो अपने आने वाले समय में, उन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। आप हमारी स्पेशल क्लासेस देख सकते हो, आप हमारे पीवाईक्यू सेशंस देख सकते हो, आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। आपको पूरी तरीके से आइडिया लग जाएगा कि हम किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं। तो ये मेरी तरफ से गाइडेंस थी आप लोगों के लिए रिगार्डिंग जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। जो ये सीरीज हमारी चल रही है, इसमें मैं अगला आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के बारे में जानता हूँ, इस सॉन्ग को आप कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।